हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भू संतुलन। हमारा टॉपिक है भू संतुलन। समस्थिति कहते हैं, समस्थिति। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी। ठीक है, यहाँ पे हमने भू संतुलन के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की थी, जिसमें आइसोस्टेसिस शब्द वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है, तात्पर्य होता है समस्थिति। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ऊपर उठे हुए पर्वत, पठार, मैदान तथा गहराई में स्थित जो सागर, महासागर होते हैं, उनमें उनके जो मध्य जो भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा जो पाई जाती है, उसको हम भू संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संतुलन कहते हैं। समस्थिति शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेता है C.E. डटन, उन्होंने 1889 में किया गया था। ये चर्चा भी हमने कर ली है। डटन का जो उद्देश्य था वो था कि भूतल के असमान जो भाग हैं उनमें बने हुए संतुलन को कैसे दर्शाया जा सके। उनका उद्देश्य ये था। उनका मत था कि ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं उनका घनत्व जो होता है वो कम होता है, जो नीचे के भाग हैं या निचले भागों का घनत्व क्या होता है, यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद डटन के अनुसार ये कहा गया कि कुछ गहराई में एक सीधी रेखा में सबका भार बराबर हो जाता है। उस सीधी रेखा को गहराई के अंदर, पृथ्वी के धरातल की गहराई के अंदर एक सीधी रेखा होती है, उस रेखा पर सभी का भार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे समतोल रेखा कहते हैं, क्षतिपूर्ति रेखा कहते हैं, समदबाव रेखा कहते हैं। इतनी बात होने के बाद में अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भू संतुलन, भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रतिपादन कैसे हुआ, इस सिद्धांत को क्यों रखा गया, उसके लिए हम पढ़ते हैं कि जो संतुलन सिद्धांत है, उस संतुलन सिद्धांत का जो विचार है वो अचानक ही जो भूगोलवेता हैं उनके मस्तिष्क में या उनके दिमाग में आया कि कब आया, 1859 में, 1859 ईस्वी में। उस समय एक सिंधु और जो गंगा का जो मैदान है, सिंधु गंगा के मैदान, उन मैदानों का अक्षांशीय जो माप है उसको वो माप रहे थे, उसका सर्वेक्षण कर रहे थे। ध्यान से देखना इसको। सिंधु और गंगा का जो मैदान है, उनके अंदर मैदान का जो अक्षांशीय माप है उनको ले रहे थे, अक्षांशीय माप। भारत के मानचित्र में अगर हम देखें इसको, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये भारत वाला मैप है। इस मैप में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यूँ कहें कि ये जो सिंधु का मैदान है, यहाँ पे गंगा नदी का मैदान है, तो यहाँ पे गंगा की ये वाला क्षेत्र भी है, क्योंकि सोन नदी है, यहाँ पे चंबल है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो सिंधु और जो गंगा का मैदान है उसके अक्षांश को निर्धारण यानी उसमें सर्वेक्षण कर रहे थे, उसके माप को लेने के लिए। तो यहाँ पे जो सर्वेक्षण कर रहा था वो कर रहा था, यहाँ पे जो सर्वेक्षण करता था, जो निर्धारण करता था, वो भारत का जो सर्वेयर है, कौन है, भारत का सर्वेयर, सर्वे करता कौन था, सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट विद्वान का नाम है, जिसके निर्देशन में ये माप का, अक्षांशीय माप का ये सर्वेक्षण किया जा रहा था। किसके निर्देशन में, ये सर्वे जो था ये था सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में। यहाँ पे ये मापी अक्षांश का, अक्षांशीय माप का निर्धारण किया जा रहा था। जो अक्षांशीय माप लिया जा रहा था वो दो विधियों से लिया जा रहा था, एक तो त्रिभुजीकरण से, एक तो माप के जो तरीके थे मापा जा रहा था वो एक तो
त्रिभुजीकरण और एक था खगोलीय विधि से, एक था खगोलीय विधि। इससे यहाँ पे इस माप का निर्धारण किया जा रहा था। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो निर्देशन हो रहा था उस समय यहाँ पे दो क्षेत्र थे, एक तो था कल्याण, एक तो था कल्याण और एक था कल्याणपुर। कल्याणपुर, ठीक है। ये कल्याण था, ये तो हिमालय से 60 मील दूर था। कहाँ था? हिमालय से 60 मील दूर, ठीक है। और ये कल्याणपुर था, ये था प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पर। तो इन दोनों के मध्य में जो अक्षांशीय जो माप आ रहे थे उनमें यहाँ पे कुछ विसंगति आ रही थी। क्या आ रही थी? विसंगति आ रही थी। और वह विसंगति कितनी आ रही थी? 5.236 इंच आ रही थी। यहाँ पे हम कहें कि इस क्षेत्र में जो ये हिमालय के इस क्षेत्र में इस भाग में जो अक्षांश से माप ले रहे थे सिंधु और गंगा के मैदान का, वहाँ पे माप लेते हुए जब ये माप ले रहे थे तो कल्याणपुर यहाँ का एक क्षेत्र है और यहाँ कल्याणपुर है। तो इन दोनों के मध्य में जो अंतर आ रहा था वो अंतर कितना आ रहा था? 5.236 इंच का आ रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ये जब दोनों मापों को देखा गया तो ये अंतर आया यहाँ पे। तो कारण पूछा कि ऐसा अंतर क्यों आता है इन दोनों से। तो एरी महोदय है, एरी महोदय बताता है कि यह अंतर जो है वो हिमालय पर्वत है। एरी महोदय है, एरी महोदय के सामने ये विसंगति है आई, तो उनसे पूछा गया कि ये अंतर क्यों आया। तो उन्होंने बताया कि जो ये अंतर आया वो हिमालय जो पर्वत है उसकी जो निकटता है, उस निकटता के कारण यहाँ पर जो हिमालय अपने आकर्षण शक्ति के कारण जो पेंडुलम होता है उस मापने का, उस पेंडुलम को आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण ये विसंगति आती है। यानी एरी महोदय क्या कहता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो ये माप ले रहे हैं यहाँ पे, वो माप यहाँ हिमालय के आकर्षण शक्ति के कारण वहाँ जो साउल पिंड जो होता है उसमें जो मापने वाली जो विधि है खगोलीय विधि, उसके अंदर जो पिंड लगा होता है साउल पिंड, उसका आकर्षण कर लेता है, यानी उसको आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पे ये विसंगति आई है। कितनी? 5.236। जब इसकी बात का हिमालय की जो आकर्षण शक्ति का अंतर उन्होंने बताया तो उसके कारण को बाद में प्राट के सामने रखा गया। प्राट जो महोदय है उनके सामने रखा गया। तो उन्होंने इस विसंगति का कारण जो बताया वो साउल पिंड और जो पेंडुलम है उसको कम आकर्षित करना ही उन्होंने बताया, लेकिन वो आकर्षित है वो ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि ये आकर्षण इतना ना होकर के ये होता है 15.885 इंच होता है। यानी दोनों के अंदर एक दूसरे के कारण यहाँ पे समस्याएं खड़ा होना स्टार्ट हो गई थी। दोनों ने यहाँ पे अपना अलग अलग मत देना स्टार्ट कर दिया था, एरी ने और प्राट ने। एरी कहता है कि यहाँ पे जो यहाँ जो अंतर आता है वो 5.236 आता है, वो हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण आता है, ठीक है, जबकि जिसके कारण वो कम आकर्षित कर पाता है, ठीक है। और ये प्राट कहता है कि जो ये आकर्षण होता है वो इतना अंतर ना होकर के 15.885 होता है। तो दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो आगे चलकर दोनों की जो व्याख्या हुई उस एक दूसरे से, तो यहाँ पे समस्या खड़ा होना स्टार्ट हो गई थी। तो इस आकर्षण शक्ति है, उस आकर्षण जो शक्ति है उसका वास्तविक कारण पूछा गया। तो यहाँ पे कुछ तथ्य निकल के आए, वो ये निकल के आए कि जो हिमालय है, उन्होंने बताया कुछ कारण बताए जो कि मान्य नहीं है, लेकिन बताए गए थे कि हिमालय जो है, हिमालय एक खोखला पर्वत है या खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर के बुलबुलों से भरा हुआ है। यानी हिमालय जो पर्वत है, यहाँ पे उस हिमालय पर्वत के बारे में कुछ तथ्य दिए गए कि यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है उसके अंदर का जो भाग है हिमालय का, वो हिमालय के अंदर चट्टान न होकर के वहाँ पे क्या है? बुलबुले हैं। तो इसके कारण ये पर्वत का भार जो है, भार तथा उसका घनत्व है वो कम होगा। यानी अंदर बुलबुले खोखला होगा तो वहाँ भार कैसे होगा? तो वो क्या होगा कि उसका घनत्व भी कम होगा और उसका वजन भी क्या होगा? उसका भार भी क्या होगा? कम होगा। तो इस कारण माप के जो अंतर आता है उसमें दिक्कत आ रही है।
तो ये जो मत था उनका वो बिल्कुल काल्पनिक मत था। जो बताया उन्होंने कि कम आकर्षण, उनका अंतर जो आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है कि जो हिमालय है उसके अंदर चट्टान न होकर के बुलबुला है, यानी वो पर्वत खोखला है, जिसके कारण वो क्या करता है, उसको यहाँ पे आकर्षित करने कम करता है। ठीक है, तो ये कारण जो ये मत बताया उन्होंने, काल्पनिक मत बताया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे न्याय संगत नहीं था, जिसके कारण इसको प्रसिद्धि यानी इसको महत्व नहीं दिया गया। इतना खोखला पर्वत धरातल पर कैसे संतुलित रह सकता है? आप भी सोच सकते हो कि इतना खोखला पर्वत अगर धरातल पर खड़ा रहेगा तो वो कभी भी गिर सकता है। तो इस मत को यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई। दूसरा और वास्तविक कारण पूछा गया तो और बताया कि हिमालय के जो ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ है वो संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है, यानी ऊपरी जो वजन है उसका अधिक घनत्व है, वो कम घनत्व का नीचे का जो पदार्थ है उससे संतुलन होता है। तो ऐसा भी संभव नहीं है, जिसके कारण वो आकर्षण शक्ति कम रखता है। तो इस प्रकार के तथ्य भी यहाँ पे कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार के तथ्य यहाँ सबके सामने आना स्टार्ट हो गए थे। इस विसंगति का कारण ढूंढते ढूंढते या धीरे धीरे इस समस्थिति का सिद्धांत यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग प्रकार के मत प्रस्तुत कर दिए, जिसमें एरी है और प्राट जैसे विद्वान है, हेफर्ड है, यहाँ पे होम्स जैसे विद्वानों ने भी अपने अपने संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सर जॉर्ज एरी की जो संकल्पना है उसको। ये तो प्रतिपादन के कारण है। वापस रिपीट करें तो यहाँ पे जो सिंधु गंगा का मैदान है इसको देख लो कि ये सिद्धांत क्यों आया आपके सामने। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सबसे पहले विद्वानों के विचार में एक बात आई कि सिंधु गंगा के मैदान का जो अक्षांशीय माप है उसको नापा जाए। तो वहाँ पर उसको नापते हुए जब नाप रहे थे तो यहाँ दो केंद्र थे, यहाँ का केंद्र कल्याण था, यहाँ का केंद्र कल्याणपुर था। तो दोनों के मध्य में जो अंतर आ रहा था, दोनों के मध्य में जो मापने की दोनों विधियां, एक तो त्रिभुजीकरण थी, एक खगोल विधि थी। तो इस विधि से नापें और दोनों विधियों से नापेंगे तो दोनों के अंदर जो अंतर आ रहा था वो आ रहा था 5.236 का अंतर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि ये अंतर क्यों आ रहा है। तो एरी और प्राट जैसे विद्वानों के सामने ये समस्या रखी। तो वहाँ पे रखने से उन्होंने किसी ने तो कहा कि कम आकर्षण शक्ति का कारण हिमालय है, क्योंकि साउथ पिंड को वो यहाँ अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो वहाँ पे कम आकर्षण, कई विद्वान कहते हैं, जो एरी कहता है वो तो कहता है कि हिमालय इसको आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण ये असंगति आती है। जबकि प्राट ये कहता है कि ये आकर्षण शक्ति है वो कम आकर्षित इसलिए करता है कि साउथ पिंड को वो कम आकर्षित कर पाता है हिमालय। तो यहाँ पे कम आकर्षण का केंद्र वो उन्होंने इसको हिमालय वाले क्षेत्रों को बताया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये असंगति वाला जो क्षेत्र है इसको ही हम सरल करते करते या उसकी विसंगति के कारण को ढूंढते ढूंढते इस समस्थिति जैसे सिद्धांतों को प्रस्तुत कर दिया गया था। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत होगा वो होगा एरी का। एरी की अवधारणा बोल सकते हो आप इसको। इस असंतुलन भू संतुलन वाला इसमें पहला जो सिद्धांत है वो है सर जॉर्ज एरी। सर जॉर्ज एरी की अवधारणा ध्यान से समझना इसको। ये एरी महोदय है, ये ब्रिटेन के शाही खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये? ब्रिटेन के शाही खगोल शास्त्री, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब इन्होंने विसंगति का कारण प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा हिमालय की जड़ों का गहरा होना बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो विसंगति का कारण है, इन्होंने क्या बताया, विसंगति का कारण इन्होंने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा हिमालय की जड़ों का गहरा होना। यहाँ इन्होंने दोनों बातें हैं।
इन्होंने 2 क्षेत्रों को मुख्य केंद्र माना। यहाँ पे कल्याणपुर को माना जो प्रायद्वीपीय पठार में था, कल्याणपुर, और यहाँ हिमालय में माना कल्याण को। 2 नगर थे ये, तो दोनों, ये हिमालय वाला क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। तो इसने कहा कि ये विसंगति आ रही है, वो हिमालय प्रायद्वीपीय पठार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जबकि ये दिक्कत आ रही है वो हिमालय वाले कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। और दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हिमालय की गहराई में जड़ें हैं, ठीक है, हिमालय की अधिक गहरी जड़ है, ठीक है। इसके अनुसार ये कहता है, ये एरी मोदी कहता है कि सियाल जो परत है, सियाल परत है वो सीमा पर तैर रहा है। सियाल परत सीमा पर तैरता है। इन्होंने तैराव के नियम जो है उसके ऊपर अपना समर्थन दिया है। इन्होंने, जो एरी महोदय है वो सियाल सीमा पर तैर रहा है, इस बात को उन्होंने पुष्टि की। इसने कहा जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाव और जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो पानी के, बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पानी पर तैरता है, तो उसका बहुत बड़ा भाग होता है वो पानी के अंदर भी डूबा हुआ होता है। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार नाव या बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका बहुत बड़ा जो भाग होता है वो पानी के अंदर भी होता है। इस एग्जाम्पल को इन्होंने रखा सबके सामने कि नाव जो होती है, नाव जैसे ये पानी है, नाव आपको इतनी नज़र आएगी बाहर, ये वाली नाव इतनी नज़र आएगी, तो यहाँ पे इस नाव के, इसका उससे भी बहुत बड़ा भाग इस पानी के अंदर डूबा हुआ आपको नज़र आएगा, ये कहते हैं। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया कि ये पानी का बर्तन है, इस पानी के अंदर अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा डालोगे तो बर्फ़ का टुकड़ा आपको कम ऊपर नज़र आएगा, जबकि उसका गहरा भाग पानी के अंदर डूबा हुआ नज़र आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए दिए हैं, यानी कि नाव और बर्फ़ का टुकड़ा जितना पानी के ऊपर होता है उससे बहुत बड़ा भाग उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि एरी अपने अनुसार कहता है कि जितनी यहाँ पे मतलब प्रत्येक स्थल रूप है, जितना भी स्थल रूप है तो वो अपना 9 गुना मतलब अपनी गहरी जड़ें रखता है। जितना भी कोई भी धरातल पर कोई भी स्थल रूप हो, कोई भी स्थल रूप हो, वह अपनी 9 गुना जड़ें रखता है, जड़ें रखता है, ठीक। ये कहते हैं कि कोई भी स्थल रूप हो वह अपनी 9 गुना जड़ें क्या करता है, अपनी जड़ें रखता है, यानी गहराई में जड़ें रखता है। ये कहते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है पर्वत, वो 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848। क्या है? माउंट एवरेस्ट। वो इसका 9 गुना धरातल के अंदर भी है। यानी ये कहता है कि जो माउंट एवरेस्ट है, वो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो अपने 9 गुना क्या है, धरातल के अंदर है। अपनी जो अवधारणा है उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लोहे की छड़ ली, लोहे के टुकड़े लिए और उनका आकार अलग अलग रखा, तो उन्होंने उसको पारे में डाला, तो पारे में डाला तो छोटा टुकड़ा कम गहरा गया और बड़ा टुकड़ा अधिक गहरा गया। उस एग्जाम्पल से भी उन्होंने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने इसी प्रकार एक लकड़ी के टुकड़े लिए, लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो पानी के अंदर उन्होंने डाले, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न आकार के उन्होंने टुकड़े पानी के अंदर डाले और पानी में डुबोकर ये सिद्ध कर दिया कि जो टुकड़े छोटे हैं वो कम गहराई तक जाएंगे, जो टुकड़े बड़े हैं वो अधिक गहराई तक जाएंगे। इसका हम एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये जल का तल है। क्या है? जल तल, यानी यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये पूरा जलीय भाग है, ठीक है। इस जलीय भाग में आपने लकड़ी के टुकड़े डाले अनेक प्रकार की, अनेक आकार की। जैसे इतना बड़ा टुकड़ा डाला, इसकी जड़ इतनी गहरी है। यहाँ पे ये लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा डाला इसमें, तो इसकी जड़ें और गहरी होंगी। यहाँ पे कम गहरा डाला तो इसकी जड़ें कम गहरी होंगी। यहाँ पे इस प्रकार के लकड़ी के अनेक टुकड़े इन्होंने डाले, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि
कि जो ये भाग हैं, जो ये जितने भी प्रकार के आप उसके कम घनत्व है, जितना कम घनत्व होगा उसकी उतनी ही गहरे जड़ी होंगी, जितना ऊंचा क्षेत्र होगा उसका उतना ही गहरा भाग अंदर धरातल के अंदर होगा। उन्होंने कहा कि समान घनत्व है और भिन्न भिन्न गहराई का जो विचार उन्होंने दिया है, समान घनत्व है और भिन्न भिन्न गहराई का जो विचार दिया है वो एरी ने यहाँ पे सिद्ध भी किया है कि इनके अनुसार जो पानी में जो टुकड़े आकार के अनुसार जल के अंदर डूबे रहते हैं या उसी अनुपात में ऊपर दिखाई देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। वैसे ही इन्होंने कहा कि जो पर्वत है, पर्वत जो ऊंचे भाग हैं वो अधिक गहराई तक पृथ्वी के अंदर जाएंगे। ये धरातल है, ये क्या है, धरातल है। तो यहाँ पे ये इतना ऊंचा है तो इसकी जड़ें भी इतनी ऊंची जाएगी। पठार है, इतना ऊंचा है तो इसकी जड़ें भी गहराई तक जाएंगी। फिर मैदान की बात करें तो वो कम गहरा होगा। तो यहाँ पर्वत और पठार और मैदान, इन तीनों के रूप में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे समान, ये धरातल क्या है, गहराई क्या है, समान है, फिर भी इसके भिन्न भिन्न रूप में इसकी गहराई अपने को देखने को मिलेगी। घनत्व क्या है, यहाँ तक समान घनत्व के हैं, तीनों टुकड़े समान घनत्व होंगे, लेकिन इनकी गहराई में क्या है, अंतर है। इनका ये तथ्य है, एरी का समान घनत्व है और भिन्न भिन्न गहराई, इसको ध्यान में रखना। इनके अनुसार धरातल पर जो भी जितना ऊंचा भाग होगा उसकी उतनी ही गहरी जड़ें हैं। ये जो एरी महोदय कहते हैं कि धरातल पर जो जितना ऊंचा भाग है उसकी जो जड़ें हैं उतनी ही गहरी होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, इस बात को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे हम कहें कि ये कहता है, इनका जो विश्वास था वो तेराव के नियम में था। इसका विश्वास किस में था, विश्वास तेराव के नियम में, तेराव के नियम में था। एरी का विश्वास था वो किस में था, तेराव के नियम में। तो आप इसकी बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखोगी। इन्होंने विसंगति के कारण हिमालय का जो जड़ें हैं उनका गहरा होना बताया, पहली बात। दूसरी, सियाल सीमा पर तैरती है, ये बात कही। तीसरा, विश्वास था तेराव के नियम पे, और उन्होंने कहा कि कोई भी स्थल है वह अपनी 9 गुना जड़ें रखता है। ठीक है, यानी समान घनत्व हो लेकिन उनकी गहराई क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इस सिद्धांत को इन्होंने अपने सिद्धांत को बहुत संतुलन सिद्धांत में इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो हम आज भी इसको महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल रूप में भी हम देखने को मिलता है अपने को कि हम जब बर्फ़ को हम पानी में डालते हैं तो पानी के ऊपर उस बर्फ़ को हम थोड़ा सा देख पाते हैं, जबकि उसकी गहरी जड़ें तो पानी के अंदर हैं। पानी का 1/9 भाग तो उसकी अंदर ही देखने को मिलेगा, जबकि ऊपर तो 1/9 भाग है और बाकी 2/9 भाग जो होगा वो उस जड़े यानी पानी के अंदर ही बर्फ़ का होता है। आप चाहे उसको प्रैक्टिकल रूप में आप घर पे कर सकते हो, यानी बर्फ़ का टुकड़ा हो उसको पानी में डुबोगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा पानी के तल से, बाकी पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ वो बर्फ का टुकड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है वो प्राट की अवधारणा है। विद्वान का नाम है प्राट। सर जॉर्ज जो एरी महोदय है उसके बाद में दूसरा विद्वान है प्राट। प्राट की अवधारणा, प्राट की अवधारणा। ये जो प्राट महोदय है, इस प्राट महोदय ने कल्याण और कल्याणपुर में जो विसंगति है उसके अंदर जो विसंगति का कारण बताया वो हिमालय का कम घनत्व को बताया है, या हिमालय के कम घनत्व को माना है। यहाँ पे विसंगति का कारण किसको माना है, हिमालय का कम घनत्व है, घनत्व को माना। ठीक है, हिमालय का कम घनत्व है जिसके कारण यहाँ पे ये विसंगति आई है। इन्होंने कहा, इनके अनुसार कहते हैं कि यहाँ पे जो घनत्व है वो पहाड़ों का घनत्व यानी पर्वतों का जो घनत्व है, पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों से कम, और पठारों का घनत्व होता है
मैदानों से कम होता है, मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व है, मैदानों का घनत्व है सागरों से कम, सागरों से कम। इन्होंने कहा जितना ऊंचा स्थल रूप होगा उतना ही उसका घनत्व कम होगा। इसकी क्या बात है, ऊंचाई और घनत्व के अंदर विलोमानुपाती संबंध है। ऊंचाई और घनत्व में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कैसा संबंध होगा, विलोमानुपाती संबंध। पर्वत ऊंचे हैं तो उसका घनत्व कम है, पठार नीचे है तो उसका घनत्व उससे अधिक है। ठीक है, तो कम ज़्यादा यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं। इन्होंने, इनका जो विचार था, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है, नीचा स्तंभ उच्च घनत्व है, ये विचार था इनका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जो ऊंचा पदार्थ होता है, जो भी ऊंचा स्तंभ होता है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है, घनत्व। इन्होंने जो तेराव का नियम था उसमें विश्वास नहीं किया। उन्होंने तेराव जो नियम है उस पर विश्वास न किया, जबकि ये विश्वास किस पे करते हैं, क्षतिपूर्ति तल पे करते हैं, या क्षतिपूर्ति जो नियम है उस पर विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि चाहे ऊपर घनत्व कैसा भी हो, चाहे ऊपर घनत्व कैसा भी हो, उनकी गहराई पर जाकर के यहाँ पे एक क्षतिपूर्ति तल होता है जहाँ पे सबका घनत्व समान हो जाता है। ये गहराई है, धरातली भाग है, यहाँ पे पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। ये कहते हैं इसका घनत्व कम है, इससे ज़्यादा इसका है, इसका ज़्यादा इस मैदानी भाग का है। जबकि ये कुछ गहराई पे जाकर के, धरातल से या 100 किलोमीटर गहराई पे जाकर के, इसमें 16 किलोमीटर मोटी एक परत होती है जिसको इन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा है। क्या कहा है, क्षतिपूर्ति तल कहा है या रेखा कहा है। इसके नीचे सबका घनत्व समान हो जाता है, जबकि ऊपर का घनत्व है वो इस तथ्य पर आधारित है। यानी ऊंचा स्तंभ होता है कम घनत्व का और नीचा स्तंभ होता है अधिक घनत्व का। तो यहाँ पे इस क्षतिपूर्ति रेखा के नियम को इन्होंने महत्व दिया है, जबकि तेराव के नियम को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया गया है। समझ रहे हो बात। तो इसके अवधारणा जो थी, इसकी अवधारणा का महत्वपूर्ण बिंदु है एक समान गहराई तथा भिन्न भिन्न घनत्व है। यानी एक समान गहराई, इनका जो इसकी जो महत्वपूर्ण अंग है ये अवधारणा का, प्राट की अवधारणा का, उसमें इन्होंने यहाँ पे एक गहराई बताई है। गहराई एक होगी जबकि घनत्व क्या होगा, भिन्न भिन्न। और जबकि एरी क्या कहते हैं, दोनों में देखो अलग अलग बात हो गई ना। इन्होंने कहा गहराई एक गहराई और घनत्व अलग, घनत्व भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। ठीक है, और जबकि एरी क्या कहता है, एरी कहता है समान घनत्व है, समान घनत्व और भिन्न भिन्न गहराई, भिन्न भिन्न गहराई। दोनों की बातें विपरीत हैं, दोनों की बातें क्या है, विपरीत है। इन्होंने कहा कि एक क्षतिपूर्ति रेखा पे गहराई समान हो जाएगी, जबकि इनका घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी ऊंचा भाग कम घनत्व है, नीचा भाग अधिक घनत्व है, तो इनकी घनत्व में भिन्नता है जबकि गहराई समान है। जबकि एरी महोदय कहता है कि समान घनत्व है सबका, यानी समान घनत्व होते हुए भी उनकी गहराई में क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। तो इसकी बात को, इस अवधारणा को उन्होंने कई उदाहरण के द्वारा समझाया। इन्होंने एक पारे के बर्तन लिया, उस पारे के बर्तन में यहाँ पे उसने शीशा, जस्ता और एंटीमनी और लोहा, उनकी छड़ों को समान घनत्व को रखा, लेकिन उनकी गहराई में अंतर आया। और गहराई तो सबकी एक थी लेकिन उनके घनत्व में अंतर आया। यहाँ पे उन्होंने एक पारा लिया, बर्तन लिया, उसमें अंदर यहाँ पे एक रेखा है, इस रेखा पे सबका घनत्व समान है, जबकि इसके ऊपर यहाँ पे जस्ता और ये शीशा वाला और ये एंटीमनी और यहाँ पे लोहा, इसको हमें यहाँ ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो गहराई समान है जबकि इनका घनत्व में क्या है, ये अंतर देखने को मिलता है। ये प्राट की अवधारणा है।
ठीक है, तो आज हमने एरी और प्लाट की अवधारणा देखी और नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।